नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज भी कुछ खास है हमारे पास आपको बताने के लिए। जी हां, जिस तरह से पिछले एक महीने से ज्यादा हो गए हैं, यानी कि हम अगर इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2019 के आखिर में जिस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा था, वो 2020 के पहले महीने में यानी पूरा जनवरी का महीना जो है वो मुद्दा हावी रहा, वो है CAA। जी हां, आमतौर से किसी भी वर्ड के स्पेलिंग भी लोगों को जल्दी याद नहीं हो पाती, लेकिन CAA, CAB, NRC, NPR, आज ये ऐसे एब्रिविएशंस हैं कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद ज्यादातर लोग इसका जवाब आपको दे देंगे कि ये CAA क्या है, NPR क्या है, NRC क्या है। तो कुल मिलाकर यह कहने का मतलब है कि CAA को लेकर जो एक बहस शुरू हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, वो बहस पार्लियामेंट के बाहर अब न सिर्फ बड़े शहरों में, बड़ी शाहराहों में, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों, गांव तक पहुंच चुकी है। और गांव से लेकर छोटे बड़े शहरों से लेकर तमाम मेट्रोज में भी अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सड़कों पर दो तरह से आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं बेशक जिसमें इसकी हिमायत में रैली की जा रही है। हालांकि उससे सवाल उठ रहा है कि जब कोई कानून पार्लियामेंट से बन चुका हो तो उस पर हिमायत की रैली का मतलब क्या होता है, लेकिन यह एक बेदारी मुहिम के तौर पर कहा जा रहा है। तो आज कुछ ऐसे खास मामलात हैं कि जिसको ऐसा देखकर लग रहा है कि बीजेपी क्या इस मामले को लेकर अलग थलग पड़ती जा रही है। यह एक सवाल है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई पार्टियां जो बीजेपी की हलीफ थी इस मामले को लेकर धीरे धीरे उनसे पल्ला झाड़ रही हैं। आज हमारी बहस, हमारी बातचीत इसी पर होगी कि क्यों छूट रहा है साथ। तो शुरुआत करते हैं। आपको मैं 8 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। 8 तस्वीरों का मतलब है कि 8 खबरें। जी हां, 8 अलग अलग खबरें, ताकि आप ये जान सकें कि आज आपके लिए किन 8 खबरों को जानना बेहद जरूरी है। तो ये 8 खबरें जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से खबर है, बीजेपी को झटका। जी हां, एक रोज कबल भी हमने इस तरह की खबर बताई थी। आपने उस खबर को पढ़ा था, देखा था कि किस तरह से शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से यह कहते हुए किनारा कशी कर लिया दिल्ली इंतखाबात के ताल्लुक से, खासतौर से कि CAA पर शिरोमणि अकाली दल का कहना था कि बीजेपी चाहती थी कि CAA के मामले पर शिरोमणि अकाली दल अपना स्टैंड बदले, अपना रुख बदले। लेकिन शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की पार्टी है, वो बीजेपी के कहने पर वो राजी नहीं हुई और उसने जो अपनी मांग थी कि CAA में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए, उस पर वो कायम रही। और उस पे कायम रहते हुए उसने ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात से CAD खुद को अलग करती है, SAD, शिरोमणि अकाली दल। और आज दूसरा झटका इस तरह से है कि जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने भी आज ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली इलेक्शन में मैदान में नहीं उतरेगी। जाहिर है कि सीधे तौर पर इसका बीजेपी को एक सख्त पैगाम जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और JJP मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही है। और अब JJP का यह कहना कि वो बीजेपी के साथ या फिर खुद भी वो इलेक्शन से दूर रहेगी, इसका मतलब यह है कि जो JJP का जो भी 2-4-5 सीटें हो सकती थी जहां पर JJP का अपना एक वजूद है और उससे फायदा पहुंच सकता था बीजेपी को या इस अलायंस को, NDA को, उस फायदे से बीजेपी अब महरूम हो सकती है। ये एक झटका है। तो एक के बाद एक 2 झटके बीजेपी को लगते नजर आ रहे हैं। एक शिरोमणि अकाली दल की तरफ से झटका और दूसरा झटका JJP यानी जननायक जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ऊपर की दूसरी तस्वीर जो है उसमें आप देख रहे हैं कि नीतीश बनाम RSS क्वेश्चन मार्क। ये बहुत जो है बहुत एक बड़ी बहस में तब्दील होता जा रहा है, हो रही है ये खबर। दरअसल JDU के एक सीनियर लीडर है, उनका नाम है पवन वर्मा, और उन्होंने लगातार शुरू से यह स्टैंड रखा है कि नीतीश कुमार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए NRC CAA को लेकर। और
प्रशांत किशोर ने भी, जो जेडीयू के कौमी नायब सदर हैं, उन्होंने भी एनआरसी सीए पर लेकर नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए थे। तो पवन वर्मा का कहना है कि उन्होंने खत लिखा है, पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को खत लिखा है, उसमें जिक्र किया है कि नीतीश कुमार ने पर्सनली कभी पवन वर्मा से यह बात कही थी कि किस तरह से आरएसएस ने नीतीश कुमार की हम कह सकते हैं कि इज्जत अफजाई नहीं की थी या उनकी इज्जत पे कुछ ठेस पहुंचाई थी। और इनका नीतीश कुमार ने इस बात को एडमिट किया था कि आरएसएस से समझौता किसी हाल में नहीं किया जा सकता। ये सब बातें उन्होंने खत में लिखी हैं और नीतीश कुमार को याद दिलाया है कि इन सब के बावजूद आप सीएए पर कैसे इस अलायंस के साथ बने रह सकते हैं, आप खुलकर क्यों नहीं एनआरसी सीए के खिलाफ बिहार का रवैया क्या होगा, जेडीयू का रवैया क्या होगा, क्यों नहीं कुछ कहते। तो ये एक बड़ा मौजूद बहस ये मुद्दा है जो सामने आया है। चूंकि पवन वर्मा काफी लर्नेड हैं और अक्सर जो है वो सुर्खियों में रहते हैं, उनके कॉलम्स पढ़े जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने पर्सनली पवन वर्मा को से ये कहा था, पवन वर्मा से, कि किस तरह से उन्हें इस बात का एहसास होता रहा है कि जब आरएसएस ने उन्हें इज्जत नहीं दी। ये उनका कहना है जो उन्होंने खत में लिखा है। हम उनका बयान सुनाएंगे आपको कि पवन वर्मा ने क्या कहा है जेडीयू के रिफ्ट के ताल्लुक से, वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, खत में उन्होंने क्या लिखा है। पहले आपको हम बयान सुनाना चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी से पर्सनली बात कर चुका हूं। जब सीएए का पार्टी ने समर्थन किया था तो मैंने उनको सार्वजनिक रूप से अपना विरोध प्रकट करने के पहले उनसे निजी स्तर पर बात की थी। इन सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत रही है, पर फिर भी अगर पार्टी अब बिहार से बढ़कर दिल्ली में भी गठबंधन बीजेपी से कर रही है तो मैं समझता हूं, अगला कदम मैं समझता हूं कि इसमें वैचारिक स्पष्टीकरण की जरूरत है जदयू को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अकाली दल जैसी पार्टी जो हमसे भी पहले और सदा बीजेपी के साथ रही है, आज सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर के वो आज दिल्ली में गठबंधन में बीजेपी के साथ नहीं आ रही है। इसलिए अगर अकाली दल ऐसा कर सकती है तो जदयू को भी मैं समझता हूं एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने की जरूरत है। तो आपने सुना कि पवन वर्मा ने साफ तौर से कहा है कि जब शिरोमणि अकाली दल ऐसा कर सकती है, वो इसकी मुखालफत कर सकती है, सीए को लेकर वो दिल्ली में बीजेपी से दूरी बना सकती है। जब जेजेपी, अभी ताजा खबर जो हमने आपको बताया कि जेजेपी ने भी दूरी बना ली है, तो पवन वर्मा का कहना है कि फिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने दिल्ली में भी बीजेपी से मुफाहमत की या गठबंधन किया। ये एक बहुत मौजूद बहस की सवाल है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, तीसरी तस्वीर है बाबरी फैसले पर, यानी बाबरी मस्जिद जाम जन्मभूमि के फैसले पर जो मामले पर जो फैसला आया था उसको एक बार फिर से चैलेंज करते हुए क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया है। मतलब जो पुनर्विचार याचिका यानी नजरसानी की जो अर्जी दायर की गई थी, उसके बाद एक और जो है एक आपके पास हक होता है फरीक के पास कि वो चाहे तो क्यूरेटिव पिटीशन डाले, तो क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर कर दिया गया है। इसी उम्मीद के साथ उसमें यह रीजन बताया गया है कि बाबरी राम जन्मभूमि का जो फैसला है वो आस्था की बुनियाद पर है, ना कि मेरिट की बुनियाद पर है। इस बात को हाईलाइट करते हुए क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया है। चौथी तस्वीर है एलजी से मुलाकात। आपको याद होगा कि शाहीन बाग किस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है। शाहीन बाग में 70, 75, 80 साल की जो दादियां हैं वो, और वहां पर दूसरी खवातीन, उनकी गोद में बच्चे, मतलब बच्चे बूढ़े जवान सब वहां पर लगातार पिछले 35 दिनों से एहतजाज कर रही हैं सीए एनआरसी एनपीआर को लेकर। तो अब यह खबर है कि 8 जो मुजाहिरीन उनमें से 8 का एक वफ्द जो है एलजी से उनकी मुलाकात कराई गई है। पुलिस की यह पहल है, मुलाकात इसलिए कराई गई है ताकि वो जो ट्रैफिक ब्लॉकेज है उसे खोलने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर। और अब हम आपको बताते हैं पांचवी तस्वीर क्या है। यह खुर्जी दिल्ली की ये तस्वीर है। शाहीन बाग की तरह खुर्जी में भी लगातार एनआरसी और एनपीआर को लेकर मुजाहरे हो रहे हैं। आज 10,000 के करीब काले गुब्बारे हवा में उड़ाए गए। उसकी तस्वीर भी हमारे पास है। हम आपको चाहेंगे कि हम पूरे स्क्रीन पर वो विजुअल दिखाएं कि किस तरह से बलून उड़ाया गया। तकरीबन 10,000 बलून सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में
ये काले बलून उड़ाए गए खुरेजी दिल्ली में, और ताकि जो एक पैगाम है वो जाए कि अवाम या फिर ख़वातीन जो हैं ख़ासतौर से जो मुजाहरे में शामिल थी वो ये बताना चाह रही हैं कि हम इसकी हिमायत नहीं कर रहे, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये तस्वीर जो है गुब्बारे छोड़े जाने की, ये खुरेजी की तस्वीर है। अब आप वापस लौटते हैं, जो आपको हम 8 तस्वीरें दिखा रहे थे और 8 खबरों के बारे में बता रहे थे। उन 8 खबरों के बाद अब आप देखिए, लाल बाग दरभंगा की तस्वीर है। दरभंगा में भी एनआरसी और सीए एनपीआर को लेकर वहां पर लगातार एहतजाज जारी। मैंने अब जैसा आपको शुरू में बताया कि अब ये बड़े शहरों तक एहतजाज महदूद होकर नहीं रह गया है, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों, गांव तक ये एहतजाज हो रहा है। और वहीं कहीं कहीं से हम ये भी देख रहे हैं कि सीएए की हिमायत में रैलियां या बेदारी मुहिम हो रही है, जिसे बीजेपी के लीडर्स या एमपी या एमएलए जो है वो एक रैली निकालकर ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद आप तस्वीर देखिए, पटना की तस्वीर है, साइकिल रैली निकाली गई है। साइकिल रैली निकालकर सीए, एनपीआर और एनआरसी की मुखालफत की गई है। और 5वीं जो आखिरी तस्वीर वो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। औरंगाबाद में भी इसको लेकर लगातार एहतजाज हो रहे हैं। औरंगाबाद में भी शाहीन बाग के तर्ज पर वहां खवातीन धरने में ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं और अक्सर उन्हें खिताब करने के लिए बड़े बड़े जो सामाजिक कारकुन है, लीडर है, वो पहुंच रहे हैं। तो ये आज की 8 तमाम अहम खबरें हैं जो आपको हमने बताई हैं। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदों का। हमारे साथ तारिक अनवर जुड़ रहे हैं लखनऊ से, जो घंटा घर के बारे में हमें हालात बताएंगे, उस वक्त क्या हालात हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपुल बर्मन गुवाहाटी से। विपुल, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर एक अलग तरह का प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ था, बल्कि ये कहें कि बहुत ज्यादा वो जो है इंटेंसिव था। लेकिन ऐसा देखा जा रहा था कि शायद लोगों ने अब कुछ हद तक उस बारे में कुछ समझना या वक्त लेना चाहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन दिनों क्या सूरत हाल है असम में, खास तौर से एनआरसी सीएए को लेकर? देखिए विकास जी, अभी भी प्रोटेस्ट या हंगामा, यह प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्पेशली हमारा आसाम में चल रहा है। और हमारा जो व्यूअर्स है उसको मालूम है कि 1985 में जो आसाम एकॉर्ड, उसी टाइम का स्टूडेंट यूनियन और आसू और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बीच में एमओयू साइन हुआ था। उसका बाद 1971 25 मार्च को लेके एनआरसी भी हो गया। और उसका बाद में एक तरफा बोला जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट चाहिए एनआरसी के लिए, और दूसरा तरफ अभी 2014 दिसंबर 31 तक जो आदमी का बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो लोग को अभी सिटीजनशिप देने जा रहा है। तो इसको लेके ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है सीएए को लेके। अभी तक आप लोग को सबको मालूम है कि 5 आदमी मारा गया है और अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कल 22 इसका जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसको लेके कल आसाम बंद दिया है आसाम में। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट है, मेजर स्टेट ने इसको अगेंस्ट किया है। ऑलरेडी मेघालय चीफ मिनिस्टर, मणिपुर चीफ मिनिस्टर, मिजोरम चीफ मिनिस्टर, सब ने ये सीएए को अगेंस्ट करके ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि ये सीएए को नहीं मानेगा। और विपुल, ये देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश ये भी हो रही है, जो सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल जो वह वजीर आला हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि लोगों को समझाएं, बताएं। देश के स्तर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एक अभियान चला रही है ताकि जागरूकता पैदा लाई जा सके सीएए को लेकर। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है और ये कितना सक्सेसफुल है? क्या लोग सुन रहे हैं उन लोगों को जो सीएए के फेवर में आकर डोर टू डोर या फिर कहीं कैंपेन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। देखिए विकास जी, ऐसा है, हमारा असम का चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और जो फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, वो लोग अभी असम में जो पीस रैली निकाल रहा है बीजेपी लोग, लेकिन पीस रैली से भी नहीं मान रहा है। और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और दूसरा जो हमारा असम का ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग कल तक वेट कर रहा है क्या होगा। और बोल रहा है कि बीजेपी लीड गवर्नमेंट अभी हम लोग का नेक्स्ट ईयर 2021 में स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि पावर से वो लोग को निकाल देंगे। और इसको लेके लास्ट टाइम भी 63% वोट अगेंस्ट में मिला था, बीजेपी का अगेंस्ट में। तो अभी पूरा सिनेरियो सेंस हो गया और का को लेके अभी बैकफुट में है बीजेपी लीड सर्बानंद सोनोवाल लीड गवर्नमेंट। विकास,
बेपुल जी, आप हमारे साथ बने रहें। मैं अब चाहूंगा कि जरा लखनऊ का घंटा घर यानी क्लॉक टावर वो काफी सुर्खियों में इन दोनों है। तारिक कमर के पास जाने से पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। इसमें आपको एक तस्वीर में अमित शाह नजर आएंगे और दूसरी तस्वीर में घंटा घर की वो खवातीन है जो लगातार वहां पिछले 3 दिनों से मुजाहरा कर रही हैं। ये दो तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं कि आज अमित शाह ने लखनऊ में एक रैली की और रैली करके जो जागरण अभियान चल रहा है यानी कि बेदारी मुहिम चली है सीए के हिमायत में, बाजाब्ता वहां पर अमित शाह ने यह कहा कि आप चाहे जितना भी प्रोटेस्ट कर लो, हम सीएए से पीछे नहीं हटेंगे, इसे वापस नहीं लेंगे। अमित शाह ने वहां पर आज कहा है। यानी कि एक तो बेदारी मुहिम चल रही है और वही दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो घंटा घर पर उन खवातीन की तस्वीर है जो लगातार इस बात की मुखालिफत कर रही हैं कि हमें एनआरसी, हमें एनपीआर और हमें सीएए नहीं चाहिए। और ये मुखालिफत की आवाज न सिर्फ लखनऊ के घंटा घर पर हो रही है बल्कि दिल्ली के शाहीन बाग में, दिल्ली के खुर्जी में, धनबाद, झारखंड के वासीपुर में, रांची में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, गुलबर्गा में, केरल में और प्रयागराज में, जो इलाहाबाद अब है, कानपुर में, इन तमाम जगहों पर खवातीन सड़कों पर आ रही हैं, लगातार धरने दे रही हैं और एक नए तरह का जो है ये एहतजाज की शक्ल देखने को मिल रही है। तो अमित शाह की एक तरफ मुहिम है कि वो वज़ीर दाखिला है, लगातार वो कह रहे हैं कि सीएए के ताल्लुक से आवाम जो है वो गुमराही का शिकार हो रही है, कांग्रेस उन्हें गुमराह कर रही है, अपोजिशन पार्टियां गुमराह कर रही है। बात उन्होंने नाम लिया है कि ममता बनर्जी और अखिलेश या राहुल या और ऐसे दूसरे लीडर हैं जो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है कि भाई अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो जो आपकी हलीफ जमातें हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या फिर वो अब जेजेपी हो, वो उन्हें कौन गुमराह कर रहा है? वो तो आपकी हलीफ जमातें हैं। अब इन दोनों तस्वीरों के बाद हम सीधे रुख करते हैं। तारिक कमर का हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तारिक, ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है। इस वक्त हम स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे थे। एक तस्वीर में अमित शाह दिख रहे हैं, दूसरे में वहां की घंटाघर में जो खवातीन हैं। क्या नजारा इस वक्त वहां पर है तारिक? क्या खवातीन जो है वो समझ पा रही हैं? क्या लग रहा है कि अमित शाह ने लखनऊ में जाकर जो पैगाम दिया है वो काम कर रहा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, बहुत अहम बात यह है कि ये इस अंदाज की रैलियों का सिलसिला मुसलसल बीजेपी की जानिब से मुनज़्ज़म किया जा रहा है, लेकिन ये एहतजाज जो हैं इनकी शिद्दत कहीं से भी कम नहीं हो रही। मैं बता दूं आपको कि आज 5वां दिन है लखनऊ में और जैसे जैसे ये दिन गुजर रहे हैं एहतजाज की शिद्दत बढ़ती जा रही है। मौसम भले ही मुखालिफ हो लेकिन लोगों के हौसले नहीं थके हैं। और मैं बता दूँ कि देखिए, सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ख़वातीन की तादाद कसीर तौर पर बढ़ी है। हर तबके की, हर शोबे की, हर मजहब की खवातीन यहाँ पर आकर अपना एहतजाज दर्ज करा रही हैं। और देखिए, एक बहुत अहम बात यह है विशाल कि जब लोगों को ये पता चला है कि आज अमित शाह वजीर दाखिला लखनऊ आ रहे हैं तो उनका जोशो खरोश और बड़ा है। उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और वो चाहती है खवातीन कि यह आवाज़ उन ऐवानों तक और बिलखुसूस अमित शाह के और उनके जो हलीफ हैं, जो उनके हमनवा हैं, उनके कानों तक पहुंचे कि लोगों का मुतालबा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, किस अंदाज से लोग एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। इस वक्त भी कुछ लोग मौजूद है, क्या चाहती हैं आप लोग? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी सारी पॉलिसीज बहुत बुरी तरह फेल हो गई हैं। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 45 इयर्स में हाईएस्ट है, हम हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं, प्रेस फ्रीडम हमारा 140 है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज कम है और ये गवर्नमेंट से स्टैट्यूट और इन सब बनाने में पैसे खर्च कर रही है। जो ये एनआरसी हो, जो सीए लाया गया, सिर्फ लोगों का जो दिमाग है उसको कहीं और लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की बात विशाल की जा रही है। लेकिन देखिए, मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ नजरियात लेकर आए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि सबके मकासद एक हैं, सबके जज्बे एक हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपने हौसलों का इजहार इस अंदाज से कर रहे हैं कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, इस एहतजाज को बंद नहीं किया जाएगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आप देखिए, आज हम तमाम खवातीन को ये उम्मीद थी कि गृह मंत्री यहाँ आएंगे, हम लोगों की जो भी मांगे हैं या जो सॉल्यूशन है उसके लिए कोई ना कोई मैसेज देकर जाएंगे। लेकिन जो उनका ये तानाशाही रवैया था, देखिए, जिद किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जिस जनता का वोट लेके आप सत्ता पर काबिज हो, उन्हीं की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। पूरा हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिन बहनों के आप हक के दावे भरते थे कि मैं अपनी बहनों के लिए ये करूंगा, तो आज वो बहनें आपको बुला रही हैं। 1 महीना हो गया शाहीन बाग, आपका कोई भी हुक्मरान नहीं पहुंचा वहां उनकी खैरियत के लिए। तो क्या आपके हमारे सवालों के जवाब नहीं है आपके पास? आप हमें बहुत अहम बात है कि सवालों के जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है। हुकूमत के जिम्मेदार लोग सुन सब रहे हैं
लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं। और जी। देखिए एक और खातून हमारे साथ हैं जी जो दूसरे तबके से हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, क्यों मौजूद हैं यहाँ पे? पहले तो मेरा नाम आशा यादव है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया करते थे, जो 3 तलाक पर बात किया करते थे, पूरे कोहराम मचा रखा था हिंदुस्तान में। आज हमारे लखनऊ में 5 दिनों से हमारी बहनें, महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गोद में रात दिन बैठी हुई है। क्या उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई है? और वो महिलाएं इतना परेशान है कि उनकी आवाज़ कोई तो सुने। रात में उन पर उनके कम्बल छीन लिए जाते हैं, उनमें पानी डाल दिया जाता है। मतलब ये कि जनतंत्र की आवाज। एक बात बहुत अहम यह है कि जो पुलिस ने यहाँ पर जो रोल इख्तियार कर रखा है उसको लेके बहुत खवातीन जो हैं वो बरहम है, बज्जन है और बाकायदा तौर पर बबांगे दोहल ये ऐलान कर रही है कि पुलिस की बर्बरियत जिस अंदाज से बढ़ी है वो बगैर हुकूमत के इशारे पर नहीं बढ़ सकती है। क्या कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब एक हैं। हम ये अखबार ने का तराना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम यहाँ सिर्फ अपने हक के लिए आए हैं, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान करने नहीं आया है। और हिंदू भी हमारे आज अमित शाह लखनऊ गए थे, उन्होंने पैगाम दिया, क्या ये पैगाम इन तक पहुंचा? क्या लग रहा है कि वो जो बताकर गए हैं सही है? जमनी तहजीब है, यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते थे और इसको गंदा करने के लिए जो देखिए बहुत अहम बात हमारे विशाल पूछ रहे हैं, एंकर हमारे, वो पूछते हैं कि जो कुछ भी अमित शाह ने पैगामात दिए हैं यहाँ पर, जाहिर है देखिए अमित शाह की जो जबान है, जो लहजा है, उसमें कोई तब्दीली अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन आपने भी ये ऐलान सुबह से किया है कि अमित शाह तक आपकी बात पहुंचे, तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आपके आ रहा है? क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए जिस तरीके से वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं, तो उसी जोश व खरोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ हम लोग भी अपने फैसले पर अटल हैं और हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई तसल्ली मिले या ना मिले, इस तरीके के अगर जिस तरीके से अमित शाह जी कहकर गए हैं कि NRCA नहीं हटेगा, तो हमारे भी इरादे हैं। हम भी इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि भले ही कोई भी परिस्थितियां हो, कितने भी हमारे गवर्नमेंट सुने ना सुने, लेकिन एक धुन है कि चलती ही चली जाती हूँ, मंजिल की खबर मुझको न कोई रास्ता मेरे आगे। मंजिल की खबर मुझको ना कोई रास्ता मेरे आगे। तो अब विशाल देख रहे हैं यहाँ पे एक धुन है, एक लगन है, एक हौसला है, एक अज़्म है, जिसका इजहार यहाँ गुज़िश्ता 5 दिनों से किया जा रहा है। क्या कैमरा पर्सन इस वक्त हमें थोड़ा बड़ा मंजर दिखा सकते हैं? वहां पर इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में खवातीन हैं? हाँ मैं दरखास्त करूंगा कैमरा पर्सन गुलजार साहब से भी कि वो देखिए दिखाएंगे आपको। ये कैमरा जा रहा है उस ऊंचाई तक, उस बुलंदी तक जहां से आप दिखा पाएंगे। ये वो मनाजिर हैं विशाल कि जो कैमरा कैद कर रहा है। दिखाइए हमारे नाजरीन को कि देखिए किस अंदाज से लखनऊ के घंटाघर पर एक तारीखी एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है, किस अंदाज से यहाँ से आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। आईन और दस्तूर की हिफाजत के नाम पर, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, ख़वातीन के हुकूक़ के नाम पर, उन तमाम हिंदुस्तानियों के हुकूक़ के नाम पर जो शायद इस एहसास में मुब्तला हो चुके हैं कि उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए अब ये एहतजाज, ये धरने बहुत जरूरी हो गए हैं। तो विशाल देख रहे हैं आप, खबर ये भी थी कि पुलिस ने नामजद करीब 12-14 लोगों के खिलाफ, जिनमें खवातीन शामिल हैं, FIR दर्ज की है। क्या इस वाकये के बाद वहां खवातीन में एक डर है? बहुत अहम सवाल आपने किया है विशाल। देखिए मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त से खवातीन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उस वक्त से इनका हौसला मजीद बढ़ गया है। और मैंने दोपहर उन तमाम तर लोगों से बात की थी जो ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ FIR हो जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हमारे हौसले थकने वाले नहीं है, ये कदम पीछे हटने वाले नहीं है। तो देखिए हुकूमत अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस इंतजामिया अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि इनके हौसले कहीं से थकते नजर नहीं आते। कौन सा नारा है या कौन सा तराना है इनका, अगर ये सुना सकें, जो इन्हें इतनी सर्द रातों में भी इतना गर्म हौसला दे रहा है? देखिए मैं बता दूं आपको विशाल कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये तराना जो इकबाल का है, इसकी बाजियाफ्त को एक बार फिर महसूस किया है लखनऊ ने। और देखिए बहुत सी खवातीन हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद है। मैं लिए चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि वो किस अंदाज से बात करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। जी जीनत, हाँ
बिल्कुल हम लोग एनआरसी को नहीं मानना है। अमित शाह जो आज लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो आए थे उनकी जो रैली में, उनके जो धरना स्थल थे वहाँ पे बहुत तादाद थी, उनको सब आप लोग को सबको वो दिख रहा है। लेकिन जो 1 महीने से हमारे दिल्ली में, एएमयू में, आपके लखनऊ में, अलीगढ़ में जो धरने दे रहे हैं और ये ख्वातीनें दिख रही हैं, इस वक्त भी आपको दिख रही हैं, उसके लिए आप लोग के पास क्या जवाब है? क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से, बस हम लोगों को आज़ादी चाहिए। हम लोग नखलऊ में रहते हैं, हम लोग अपना नखलऊ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी में रहेंगे, हिंदुस्तानी में मरेंगे, उस हिंदुस्तान में दफन होंगे। देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है और हमारा मजहब नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। हिंदू मुसलमान सभी भाई भाई हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस बात का नारा दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमारा मजहब ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि किसी से भी मजहब के नाम पर या मजहब की बुनियाद पर दूरी बनाई जाए। तो ये है वो उस लखनऊ की बातें जहां आज वजीर दाखिला अमित शाह पहुंचे और वहां उन्होंने एक जन जागरण अभियान चलाया, यानी कि सीएए को लेकर बेदारी मुहिम चलाई। तो बेदारी मुहिम का असर कितना हुआ होगा और ये जो खवातीन जो सीएए की मुखालफत में आवाज उठा रही हैं, इन्होंने क्या कहा, ये आपने बखूबी सुना। अब हमें दीजिए इजाजत, जाते जाते हम आपको वो तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे कि काले बलून का असल में मकसद क्या था और कैसा मंजर था जब उसको जो है मुजाहरे के तौर पर बलून छोड़ा गया था।